हेलो जी, हेलो भाई, कैसे हैं सभी दोस्त? भाई काफ़ी टाइम से भाई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि दीदी जो कहानी है, उस कहानी को एक बार ऐसे समझाओ कि एक ही बार में हमें कहानी भी समझ में आ जाए और भैया जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, अगर कहानी एक बार समझ में आ गई तो भैया उसके उत्तर लिखने में भी क्या ही दिक्कत है फिर, है ना? तो आज इसीलिए ही मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके सामने बलिदान कहानी, है ना? बलिदान कहानी का सारांश और उद्देश्य, और कैसे भैया एक ही क्लास में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बलिदान कहानी में भाई किन तथ्यों को दिखाया गया है। एक किसान है हरखू, है ना? उसके आत्मसम्मान को किस तरह से ठेस पहुंचाया जाता है ना? उसका आत्मसम्मान, उसकी भावनाएं, उसके रिश्ते नाते, उनको किस तरह से रौंदा जाता है, उसी ही सामाजिक व्यवस्था को यहाँ पर दिखाया गया है। उसका एक बेटा भी है भाई हरखू का। कह रहे हैं कि भाई जब हरखू का निधन हो जाता है ना, तो उसके बाद उसका जो पुत्र है, गिरधारी नाम है उसका, कह रहे कि उसको इतना ज्यादा मजबूर कर दिया जाता है कि मजबूरन या तो उसके ऊपर कर भी चढ़ा दिया जाता है, टैक्स भी लगा दिया जाता है, कि मजबूरन या तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने गायों को बेच दे या फिर अपने खेत को बेच दे। अगर वो खेत बेचेगा तो गायों का, भाई बैलों का क्या करेगा, खेती कैसे करेगा? और अगर वो बैल बेच देगा तो भाई तब भी वही भाई समस्या उसके सामने आती है कि खेती कैसे करेगा। तो जो गांव के जमींदार हैं, सेठ हैं, साहूकार हैं, वो सभी लोग मिलकर कहे जाए कि एक गरीब किसान का खून पीते हैं, या कहें कि भाई खून निचोड़ते हैं। उसी पर ही आधारित ये कहानी है बलिदान, और अंत में वो बलिदान ही कर देता है। तो हेलो, हाय, नमस्कार, मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे परिवार यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RW पर। और ये भाई क्लास 11th में कहानी लगी है, जहाँ से आपके एग्जाम में सारांश और उद्देश्य पूछा जाता है। इसको एक ही क्लास में हम यहाँ पर खल्लास करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले कि बलिदान लिखा किसके द्वारा गया है, तो कहेंगे भाई प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और प्रेमचंद की कहानियां भैया तुम लोगों को पता ही है। ये है भाई आपका बलिदान कहानी, जिसमें ये कौन है भैया, हरखू है। ठीक है, हरखू है और ये कौन है दोस्त, तो कहेंगे भाई गिरधारी है। अब कह रहे कहानी की जो शुरुआत होती है ना, वो नाम के प्रतिष्ठा के साथ होती है कि भाई जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है, जो व्यक्ति महान है, जिसके पास रुपया पैसा है, जिसने अपना नाम बना लिया है, तो उसका नाम भैया मान लो भी जैसे कल्लू कालिया है। अब वो क्या करता है भाई, वो अपना नाम बना लेता है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, तो कल्लू कालिया से वो कालिका दीन बन जाता है। हरखू जो कि पहले हरख चंद था, क्योंकि हरखू शुरुआत से गरीब नहीं था, उसके पास पहले बहुत सारी जमीनें थी, बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी तबीयत बिगड़ती गई, उसकी स्थिति खराब होती चली गई, तो वो हरख चंद से, सेठ हरख चंद से हरखू बन जाता है। यानी कि नाम भी जो है ना, हमारे प्रतिष्ठा, हमारे रुतबे के साथ जुड़ी हुई है। यहीं से ही कहानी की शुरुआत होती है, इसको हम समझेंगे। और ये है भाई सुभागी। ठीक है, तो पहले हम सभी पात्रों को समझेंगे, और पात्रों को समझने के साथ ही साथ हम कहानी को भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। देखिए, बात की जाए हरखू की, तो क्या कह रहे भाई, एक वृद्ध, हरखू कैसा है जी, बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, एक वृद्ध स्वाभिमानी किसान जो कभी संपन्न था, कभी उसके पास खेत खलियान, घर बार, नौकर चाकर सब चीजें थी, पर अब वो निर्धन हो गया है, अब वो गरीब हो चुका है, बीमारी से जूझ रहा है। उसका जीवन सम्मान से भरा था, उसके जीवन में रिस्पेक्ट, सम्मान, सभी लोग इज्जत दिया करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। बीमारी में उसे किसी ने दवा तक नहीं दी है, किसी ने उसके लिए पूछा तक नहीं है। कह रहे पूछने तो आते हैं, कालिका दीन भी पूछने आता है ना, मंगरू भी पूछने आता है, लेकिन दवाई लेकर कोई नहीं आता। कह रहे अंततः होली के दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भैया हरखू को, है ना, और इनका संबंध किससे भैया, इन फोटो को, इस तस्वीर को देखकर ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है बेटा जी, ये एक किसान है। और इसकी गरीबी, इसकी लाचारी आपको इस चेहरे से ही समझ में आ रही होगी, दिखाई दे रही होगी, है ना। चलिए आगे बात करते। भाई हरखू का बेटा है जिसका नाम है गिरधारी। अब हरखू के जाने के बाद गिरधारी के ऊपर ही सभी चीजों की जिम्मेदारी आ गई है। भाई बैलों की जिम्मेदारी, ठीक है, खेत खलिहान की जिम्मेदारी,
इसके अलावा इसने अपने घर के यापन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ जमींदारों से, साहूकार से पैसे लिए हैं, कह रहे हैं उसको चुकाना है उसे, है ना। लेकिन उसको कैसे चुकाए, उसका टैक्स बढ़ता जा रहा है, उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो अमाउंट लिया है अब वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि समय से उसने नहीं भाई उसको दे पाया है। अब कह रहे हैं कि अब उसके पास ऐसी स्थिति आ चुकी है, ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि उसके ऊपर दबाव है कि अब पैसे चुकाने हैं। अब उस पैसे को चुकाने के लिए या तो उसे खेत बेचने पड़ेंगे या तो उसे बैल बेचना होगा। वो दोनों ही कंडीशन में लाचार हो जाएगा। अगर वो बैलों को बेच दे तो खेत का क्या करेगा, अगर वो खेत को बेच दे तो बैलों का क्या करेगा। अरे दोनों ही स्थितियां कैसी हो चुकी हैं भाई, बिल्कुल गिरधारी के खिलाफ, गिरधारी के विरुद्ध जा चुकी है। तो कह रहे भाई हरखू का बेटा है, पहले सबसे पहली पहचान इसकी क्या है कि भैया जी हरखू का बेटा है, एक ईमानदार संघर्षशील युवा है जो पिता के मरने के बाद खेतों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। एक किसान के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत उसके खेत ही हैं। भैया पिता तो जा चुके हैं, पिता तो चल बसे हैं, लेकिन भाई खेतों को तो बचाए, खेतों को तो बचाएगा। कह रहे अंत में विवश होकर अपने बैल बेच देता है, और जिस दिन वो बैल बेचता है समझ लो उसके भीतर से जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच कर निकाल दी हो। और जब हमारी आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर बिल्कुल मरे हुए के समान हो जाता है। कह रहे इसी ही प्रकार से गिरधारी भी बिल्कुल मरे हुए के समान ही हो जाता है। कह रहे उसके बाद से उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। बैलों को बेचने के बाद अगले दिन वो आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो उस मानसिक पीड़ा को सह नहीं पाता। ये जो समाज में जो दुराचार फैलाया गया है, उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया है, उसको वो झेल नहीं पाता। कह रहे अंत में खुद ही गायब हो जाता है, संभवतः आत्महत्या या मानसिक पतन के कारण वो गायब हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बात की जाती है सुभागी की। सुभागी कौन है तो कहेंगे दोस्त गिरधारी की पत्नी है। और इसका स्वभाव कैसा है, क्या कहोगे जी। कह रहे भाई सुभागी कैसी है तो कहेंगे भाई गिरधारी की पत्नी है। सबसे पहली पहचान, एक साहसी और मुखर स्त्री है। साहसी है, हिम्मत वाली है। कह रहे भाई जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है, वह खेतों को बचाने के लिए संघर्ष करती है, पर अंततः टूट जाती है। खेत बचाना चाहती है, वो भी गिरधारी की मदद करती है, लेकिन अंत में ये जो समाज का षड्यंत्र है वो गरीबों को अपने सामने टिकने नहीं देता, वो किसानों को, वो किसी निर्धन को अपने समक्ष नहीं टिकने देता, उनको बिल्कुल रौंद के रख देता है ना। तो भाई चाहे कितनी ही सुभागी हिम्मत वाली हो, लेकिन इनके षड्यंत्र से कैसे बच पाएगी भाई। फिर बात करते हैं मंगल सिंह की, यानी कि मंगरू की। मंगल सिंह कौन है भैया तो कहेंगे भाई पहले तो भैया जी ऐसे ही घुमा फिरता था, तो इसको मंगरू मंगरू बुलाते थे, लेकिन बाद में पुलिस में कांस्टेबल बन जाता है। ठीक है जी, पुलिस में कांस्टेबल बन जाता है। पहले गांव का ठाकुर था तो भाई मंगरू ठाकुर था, लेकिन जैसे ही कांस्टेबल बनता है तो मंगल सिंह कांस्टेबल कहलाता है। और यही नाम की प्रतिष्ठा है कि भैया जब इज्जत नहीं थी, ठीक है ठाकुर है वो भी इज्जत है एक, लेकिन सरकारी बात तो अलग होती है ना। तो कह रहे जैसे ही सरकारी नौकर बन गया, जैसे ही सरकार का आदमी हो गया तो मंगल सिंह हो गया, और जब तक सामान्य था तब तक मंगरू नाम से जाना जाता था। कह रहे नाम के साथ रुतबे का प्रतीक है। बीमारी में हरखू से दवा लाने का वादा करता है, लेकिन निभाता नहीं है। और कहते हैं भाई वादा होता है क्यों है, तोड़ने के लिए होते हैं। तो भैया वैसे ये भी उस वादे को तोड़ देता है ना। चलिए आगे कहा जाए भाई मंगरू। मंगरू भैया से मिल लो भाई, पहचान लो, सबकी इमेजेस पहचान लीजिए भाई। ओके जी, आगे आते हैं। कहा गया है, बात करते हैं कालिका दीन, यानी कि कल्लू अहिर है। कालिका दीन कौन है जी, कल्लू अहिर है। कह रहे भाई गांव का मुखिया है। कालिका दीन कौन है बेटा तो कहेंगे भाई गांव का मुखिया है, प्रभावशाली और अवसरवादी भाई आदमी है, यानी कि जहां मौका मिला वहीं पर ही भैया अपना जो मिलने वाला है उसको हड़प लिया। कह रहे हरखू के मरने के बाद गिरधारी के खेत नजराने में हड़प लेता है, यानी कि जो गिरधारी के खेत हैं उनको नजराने में अपने हिस्से कर लेता है चालाकी से। ठीक है, चाहता तो गिरधारी को वापस दे सकता था, लेकिन गिरधारी के ऊपर इतना प्रेशर डाल देता है कि भाई तुम्हें इतने ज्यादा रुपए देने होंगे, 100 रुपए देने होंगे, प्लस टैक्स अलग देना होगा, कर अलग देना होगा। तो भाई उसको पता है कि गिरधारी नहीं दे सकता, तभी वो ऐसा करता है और उसके खेतों को हथिया लेता है ना। ठीक है जी, आगे आते हैं, बात करते हैं लाला ओंकार नाथ से। ओंकार नाथ ये कौन है भाई, जमींदार है।
ठीक है, खेतों का मालिक है, बाहर से न्याय प्रिय दिखता है लेकिन अंततः वह भी रुपये और नजराने का लोभी है। बाहर से तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि भैया कितने मददवान है, कितनी मदद करेगा, कितना हेल्पफुल आदमी है, लेकिन भीतर ही भीतर वो भी रुपए और नजराने का लोभी है। वो भी भैया जो ज्यादा पैसा देता है, गिरधारी की सिचुएशन समझ रहा है, गिरधारी की स्थिति समझ रहा है, उसको ऐसा दिखा रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अंत में जहां से पैसा आता है वहां पर उधर ही की तरफ उसका लालच, उसकी इच्छा उधर ही भाग जाती है और उसको ही खेत दे देता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। एक है तुलसी बनिया, है ना। यहाँ पर टोटल आपके 7 कैरेक्टर हैं, 6 मेल कैरेक्टर हैं और 1 फीमेल कैरेक्टर है। कह रहे भाई तुलसी बनिया कौन है जी? सॉरी, कहेंगे ये एक साहूकार है जिससे गिरधारी कर्ज लिया था और जो बैल ना बेचने पर धमकी देता है। अब वो कहता है कि भैया मेरा कर्ज कैसे भी चुकाओ, या तो अपना बैल बेचो चाहे अपना खेत बेचो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कर्ज चुका दो भैया टाइम से। लास्ट में इसी की ही प्रताड़ना होती है जिसके कारण गिरधारी आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलेंगे भाई कितने कैरेक्टर्स हो गए हमारे सामने। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे हरखू है। हरखू एक गरीब किसान है, हरखू का बेटा गिरधारी है। उसके बाद सुभागी हरखू की बहू, फिर मंगल सिंह मंगरू यानी कि जो कि कांस्टेबल है, पहले ठाकुर था। कालिका दिन कल्लू है जो कि गांव का मुखिया है। और इसके बाद लाला ओमकार नाथ हैं जो कि जमींदार हैं, जो खेतों के मालिक हैं। और तुलसी बनिया है जो कि गिरधारी को उधार में पैसे देता है, जिसको लौटाने पर बैल ना बेचने पर धमकी देता है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अब कह रहे कि इन पात्रों के माध्यम से कहानी सामाजिक अन्याय, ग्रामीण शोषण, आत्मसम्मान, संवेदनहीनता और किसान की त्रासदी को बहुत प्रभावी ढंग से उजागर करती है। अब देखिए किन किन बातों को दिखाया गया है। सामाजिक अन्याय कि समाज में किस तरह से अन्याय हो रहा है, ग्रामीण शोषण कि गांव में किस तरह से गरीबों का, निर्धन व्यक्तियों का शोषण किया जाता है, किस तरह से आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, संवेदनहीनता और किसान की त्रासदी को बहुत प्रभावी ढंग से यहाँ पर उजागर किया गया है। ओके है, चलिए आते हैं यहाँ पर बात करते हैं सारांश की, क्योंकि एग्जाम में आपके सारांश ही आता है। तो कहा जाएगा यह कहानी बलिदान प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक गरीब किसान हरखू और उसके बेटे गिरधारी के जीवन की मार्मिक व्यथा है। तो भैया यहाँ पे हरखू और गिरधारी की ही तो बात की गई है इस पूरी कहानी में, है ना। तो ये आप छोटा सा यहाँ पर परिचय देने के बाद पॉइंट वाइज हेडिंग के साथ सारांश लिख देंगे। बात की जाए नाम और हैसियत का बदलता स्वरूप, तो शुरुआत ही इससे होती है, नाम और हैसियत का बदलता स्वरूप। तो कहेंगे भाई बलिदान मनुष्य की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। जब मोजे बेला के ठाकुर को नौकरी मिलती है तो उनका नाम बदलकर मंगल सिंह हो जाता है, यानी कि उसका नाम मंगरू था, लेकिन जैसे ही नौकरी मिली उसका नाम मंगल सिंह हो गया। कह रहे भैया कल्लू अहिर है कालिका दीन बन जाता है, लेकिन हरखचंद्र कुर्मी, अब हरखचंद्र कुर्मी जो कि अब हरखू नाम से जाना जा रहा है, कह रहे हैं कि अब वो दरिद्र हो चुका है, यानी कि अब वो गरीब हो चुका है। पहले उसके पास थी धन दौलत, खेत खलियान सब कुछ था, नौकर चाकर भी थे, लेकिन अब बीमारी के कारण वो धीरे धीरे गरीब होता गया। तो कह रहे जो पहले हरखचंद था उसका नाम अब हरखू हो गया है, यानी कि अगर काम बड़ा तो नाम बड़ा, काम छोटा तो भैया नाम छोटा। ठीक है, कहते हैं कि और उसका नाम फिर छोटा होकर हरखू रह गया है। अब केवल और केवल उसको हरखू नाम से ही जाना जाता है। ठीक है जी, हाँ हाँ जी। फिर बात की जाए अगर यहाँ पर, ठीक है जी, फिर बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है भाई बात की जाए अगर दूसरे बिंदु की, तो कहा गया है हरखू की गरीबी और उसकी बीमारी। अब वो गरीब हो जाता है ना, और धीरे धीरे वो फिर बीमार भी रहने लगता है। तो कहते हैं कि हरखू कभी संपन्न था पर विदेशी शक्कर के चलते उसकी आय छिन गई। अब वो बूढ़ा होकर बेहद गरीबी में जी रहा है। कह रहे कि विदेशी शक्कर का काम था उसका, जो कि भैया उसकी आय छिन जाती है वो बंद होने के कारण, और अब वो बूढ़ा होकर बेहद गरीबी में जी रहा है। जब उसे बुखार होता है तो वह उम्मीद करता है कि दवा लाने कोई आएगा, पर कालिका दीन और मंगल सिंह जैसे उसके पुराने जानकार सिर्फ देखने आते हैं, मदद नहीं करते। अंततः हरखू बिना इलाज के 5 महीने तक तड़प कर होली के दिन ही मर जाता है, होली के दिन ही अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है जी, क्या कहेंगे भाई, होली के दिन प्राण
त्याग देता है। ठीक है, आगे आते भाई, कहा गया है अब हरखू के मरने के बाद, उसके निधन के बाद सबकी नजर किस पर है? खेतों पर है। कह रहे गिरधारी की कठिनाई और खेतों पर नजर। कह रहे हरखू के मरने के बाद गांव के लोग उसके उपजाऊ खेतों पर नजरें गड़ाते हैं। गिरधारी क्रियाक्रम में व्यस्त है, भैया वो तो अपने पिता के क्रियाक्रम में लगा हुआ है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो साहूकार है, जो जमींदार है, और भैया जो बनिया है, जो मंगरू है, ये लोग किस पर? भाई हरखू के खेतों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। ठीक है, और कहते हैं उधर लोग ओंकारनाथ जमींदार को नजराने की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन ओंकारनाथ गिरधारी को प्राथमिकता देता है। कह रहे सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम नजराना हम दे देंगे ज्यादा, लेकिन ओंकारनाथ फिर भी गिरधारी को प्रथम प्राथमिकता देता है कि भैया उसके खेत हैं तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन उस पर एक शर्त भी रख देता है कि 100 रुपये नजराने में देने होंगे। अब भैया वो 100 रुपये कहाँ से लेकर आए, जिसके कारण उसके खेत भी उसके हाथों से चले जाते हैं। कह रहे गिरधारी की असहायता, तो गिरधारी बहुत कोशिश करता है पर 100 रुपये, कह रहे भैया 100 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाता। बैल बेचे तो खेती कैसे करेगा, घर बेचा तो रहेगा कहाँ, गहने भी नहीं है, वह टूट जाता है। और जब पता चलता है कि कालिका दिन ने 100 रुपये देकर खेत ले लिया है तो वह फूट फूट कर रो पड़ता है। बहुत कुछ सोचता है कि घर बेच दूं, घर बेच के 100 रुपये आ जाएंगे, बैल बेच दूं, बैल बेच दूंगा तो भैया खेती कैसे करूंगा जिन खेतों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, है ना। कह रहे कि भाई कोई गहना भी नहीं है हमारे पास, हम इतने भैया कुछ ऐसा हो कि धन दौलत हो, सोना चांदी को, कोई कंगन वंगन हो, कोई कड़ा हो, तो उसको ही बेच कर मैं इसके पैसे चुका दूं, पर नहीं होता। सोचता है घर बेचूं तो कहाँ रहूंगा, है ना। फिर अंत में उसे पता चलता है कि उसका टाइम समाप्त हो चुका है और उस खेतों को, इस खेत को कालिका दिन ने भैया जी खरीद लिया है। उसके बाद वो फूट फूट कर रोता है। ठीक है जी, आगे आते हैं। कहा गया है कि अब जब सुभागी को ये बात पता चलता है ना, जब सुभागी तक ये बात पहुंचती है तो वो कैसी है भैया जी, बताया ना कि हिम्मतवान है ना भाई, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। और भैया अपना जाके वहां पे हुड़ हुड़ दबंग दबंग वाली, कहना कि भाई हुड़ हुड़ दबंग 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 वाला अपना भैया रौब दिखाती है। तो देखो कैसे दिखा रही है ये रे भाई, इस यहाँ पर देखकर आप समझ जाओगे कि इनमें से सबसे ज्यादा जो खतरनाक दिख रही है वही सुभागी है। ठीक है, वही सुभागी है। जैसे ही इसको पता चलता है कि कालिका दिन ने इनके साथ धोखा किया है, पहुंच जाती है कालिका दिन के घर और जाके उसको सुना कर आती है। देखो जी क्या कह रहे भाई, कह रहे गिरधारी की पत्नी सुभागी हार मानने वाली नहीं थी, वह कालिका दिन की पत्नी से भिड़ जाती है, लोगों की पंचायत में जाकर विरोध करती है, पर इससे खेत वापस नहीं मिलते। गिरधारी के मन में गहरी पीड़ा है, वह अब खेतों से भी गया, मान सम्मान से भी गया। किसान के लिए उनके बैल, उनके खेत ही उनका मान सम्मान है, उनकी धन दौलत है, उनका हीरा, उनका मोती सब कुछ है। कह रहे भाई खेत तो हाथ से जाते ही हैं, साथ ही साथ मान सम्मान भी चला जाता है। अब कह रहे भाई गिरधारी का दुख और आत्मसम्मान, अब गिरधारी अकेला दुखी है। कह रहे गिरधारी गांव में अब एक सामान्य मजदूर बन गया है, नाई हो, भाट हो, पुरोहित हो, सब उसकी ओर देखना बंद कर चुके हैं। कह रहे खेती छिन जाने का दुख उसके लिए सम्मान छिन जाने जैसा है, पर उसे दादा हरखू के श्राद्ध में खर्च किए पैसे पर कोई पछतावा नहीं है। कह रहे कि हरखू के श्राद्ध में बहुत ज्यादा पैसा उसने खर्च कर दिया था। कह रहे भाई उसका, उस बात का उसे अभी भी कोई पछतावा नहीं है। कहते हैं कि वह गर्व से कहता है मैं दादा का ऋण चुका आया, और ये बात कह के कि मैं भाई दादा का जो ऋण है वो चुका आया हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता, उनके श्राद्ध में पैसे नहीं खर्चता तो ऋण नहीं चुका पाता। कह रहे बैल बिकने की व्यवस्था, अब वो मजबूर हो चुका है अपने बैलों को बेचने पर। कह रहे जब खेती छिन गई, गिरधारी के पास बैल रखना भी कठिन हो गया, कर्ज के चलते उसे बैल बेचने पड़े। 40 रुपए की जोड़ी बैल बेच उसने 60 रुपए में मंगल सिंह ले जाते हैं। कह रहे भाई 40 रुपए जोड़ी बैल बिकती है, लेकिन उसे 60 रुपए में मंगल सिंह ले जाता है, क्योंकि उसकी नज़र, भैया गांव वालों की नज़र गिरधारी के बैलों पर भी थी, क्योंकि गिरधारी के खेत और बैल दोनों कह रहे कि भाई बैल भी मजबूत बैल है ना, ये कितनी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आए सबसे निकल जाएंगे, खेत भी ऐसे उपजाऊ हरे भरे, तो भाई उनकी डिमांड है। और कहते गिरधारी और सुभागी दोनों बैलों से इस तरह विदा लेते हैं मानो घर का कोई सदस्य जा रहा हो। कह रहे जब बैल जा रहे होते हैं तो कह रहे जब कोई करीबी इंसान, करीबी व्यक्ति हमारे पास से निकलता है, जाता है, फिर उसी तरह से ही उन बैलों से विदा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो कितना विवश हुआ है ना, कितना उदास है यहाँ पर खेतों में आकर, है ना, बैलों को बेचकर खेतों में आकर
उनके बारे में ही, उस खेत और उस बैल के बारे में ही सोच रहा है। चलिए जी आगे आते हैं। कहा गया है गिरधारी का अंतिम वियोग। अब अंतिम वियोग किस तरह से है, कह रहे हैं गिरधारी बैल बेचने के बाद टूट जाता है, वह रात को सोया और फिर कभी नहीं लौटा। यानी कि जिस दिन उसने बैलों को बेचा है, बेचने के बाद कुछ नहीं बोलता, एक क्षण तक नहीं बोलता है। और कह रहे हैं कि सोने के बाद जब उसकी पत्नी सुबह उठती है, सुभागी सुबह उठती है, तो गिरधारी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। बहुत ढूंढती है, बहुत रोना पीटना करती है, पर गिरधारी उसको कहीं नहीं मिलता। कह रहे हैं कि भाई सुभागी ढूंढती रही लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। और अगली रात सुभागी को ऐसा लगता है कि शायद गिरधारी जहाँ पर बैलों को बांधा करते थे वहाँ पर गिरधारी आकर उन्हें पुचकार रहा है। वहाँ पर सुभागी को गिरधारी दिखाई देता है। उसके बाद कुछ ही क्षण में वो गायब हो जाता है, जहाँ पे सुभागी को ये समझ में आता है कि गिरधारी ने आत्महत्या कर ली है और बैलों से जो उसका लगाव है वही उसको यहाँ खींच कर लेकर आ रही है। ठीक है, और यहीं पर ही हमारी कहानी का अंत हो जाता है। तो कैसे कहेंगे भैया, कहानी एक ऐसे किसान की मानवीय करुणा और असहायता की गाथा है जो अपने स्वाभिमान को, एक किसान का स्वाभिमान, उसकी मेहनत और रिश्तों की बलि चढ़ा देता है इस पूंजीवादी व्यवस्था के आगे। यहाँ नाम और सम्मान केवल पैसे से मापा जाता है। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था कौन सी होती है, जो पैसे से जुड़ी हुई है। जो पैसे वाले लोग हैं उनके सामने भाई मान सम्मान क्या है, केवल पैसा है। अगर पैसा है तो तुम्हारा नाम है, पैसा नहीं है तो तुम्हारा कोई काम नहीं। ठीक है, चलिए अब बात की जब ये सारांश तो दीदी समझ लिया, उद्देश्य कैसे करेंगे वो भी 5 नंबर का उद्देश्य तो 1-2 लाइन में लिखा जाता है। 5 नंबर का उद्देश्य कैसे करेंगे, तो बबुआ 5 नंबर का उद्देश्य भी कर लोगे, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो कहा जाए इस कथा का उद्देश्य समाज में बदलाव लाना है, समाज में परिवर्तन करना है, सामाजिक असमानता कि भैया जो ये भेदभाव किया जा रहा है, अमीर गरीब, जाति पाति धर्म, इन सभी को चेंज करना है। और कह रहे हैं भाई परंपराओं का प्रभाव, इसको दिखाना है। यहाँ पर कुछ उद्देश्य हैं, जैसे भाई पहले बिंदु की बात की जाए तो कहा जाएगा आर्थिक और सामाजिक स्थिति का प्रभाव। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के प्रभाव को दिखाना है। तो कहा गया है कथा में यह दिखाया गया है कि समाज में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसका नाम महत्वपूर्ण होते हैं। कि समाज में उसकी आर्थिक स्थिति यानी कि उसकी आमदनी कितनी है, उसके पास पैसा कितना है और उसका नाम कैसा है, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण करती हैं। कह रहे हैं हरखू का नाम और सम्मान उसके संपन्न दिनों से जुड़ा था, कि हरखू का नाम भी था, उसका सम्मान भी था, सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन कब, जब वो संपन्न था, जब उसके पास सारे साधन थे, खेत खलिहान, भैया नौकर चाकर, उसके भाई बैल, सभी चीजें थी, तब उसका सम्मान था। लेकिन जब धीरे धीरे सभी चीजें छूटती गई तो उसकी रिस्पेक्ट भी घटती चली गई। कह रहे लेकिन उसकी स्थिति में बदलाव ने उसे समाज में एक अलग पहचान दी। समाज में सम्मान और स्वाभिमान की महत्ता, इस कहानी का उद्देश्य क्या है भाई, कि समाज में सम्मान और स्वाभिमान के महत्व को उजागर करना। तो कहते हैं हरखू और गिरधारी के व्यक्तित्व में आंतरिक स्वाभिमान था जो समाज के बदलाव और गरीबी के बावजूद बचा रहा। कह रहे गरीबी है, समाज ने बहुत प्रताड़ित भी किया, लेकिन फिर भी अपने आत्मसम्मान को उन्होंने दबने नहीं दिया। ये संदेश देता है कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होने चाहिए, चाहे कोई सी भी स्थिति आ जाए। ठीक है जी, कहा गया समाज का उपेक्षात्मक रवैया, कि जो समाज का क्रूर व्यवहार है उसको भी दिखाना इस कहानी का उद्देश्य है। तो कैसे जी, मंगल सिंह और कालिका दीन की ओर से हरखू और गिरधारी के प्रति अनदेखी और असंवेदनशीलता उनके प्रति बेरुखे व्यवहार को दर्शाती है। कह रहे मंगल सिंह और कालिका दीन दोनों हरखू के पास जाते हैं जब वो बीमार होता है, और कालिका दीन से और मंगल सिंह से हरखू ये उम्मीद लगाता है कि ये मेरी सेहत पूछने आए हैं। उन्होंने कह भी दिया कि भैया दवाई ले आना, हो पाए तो ले आना, पर वो जाते तो हैं सेहत पूछने लेकिन दवाई लेकर नहीं जाते, बार बार बहाने बनाते हैं। कह रहे कि ये जो बेरुखा व्यवहार है ये किस वजह से है, कह रहे हैं समाज के असंवेदनशील और स्वार्थी स्वभाव को उजागर भी करता है कि अगर तुमसे मेरा काम है तब तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन तुमसे काम नहीं तो भैया तुम मरते रहो। इंसानियत नहीं है इंसान के अंदर, है ना, मनुष्य के अंदर मानवता समाप्त होती जा रही है। कह रहे उसको भी दिखाना इस कहानी का उद्देश्य है।
ठीक है जी। 2 बिंदु और हैं। कहा गया है किसान जीवन की कठिनाइयां। किसान जीवन की कठिनाइयां क्या है जी? तो कहेंगे भाई गिरधारी का खेत खोने और अपने भूमि से वंचित होने का दुख है। किसान जीवन की असल कठिनाइयों और संघर्ष को सामने लाता है। यह दिखाता है कि किसान कैसे अपनी भूमि से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और भूमि और बैल से, यानी कि किसानी से किस तरह से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, इस भाव को भी यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है जी। आगे बात की जाए अगर आध्यात्मिक और मानसिक संघर्ष, गिरधारी जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा था, कह रहे ये सिर्फ गिरधारी नहीं है, ये हमारे भारतीय किसान, हर एक भारतीय किसान की कहानी है। कह रहे गिरधारी का अपने जीवन और खेतों के प्रति गहरा लगाव है। भैया खेतों से, बैलों से गहरा लगाव है। कह रहे उसके बाद उसके मानसिक संघर्ष को दर्शाया गया है, या मानसिक स्वास्थ्य, चिंता और आंतरिक संघर्ष की महत्वपूर्ण बारीकियों को भी उजागर करता है। और अंत में इन बिंदुओं को शामिल करने के बाद कह देंगे यह कथा समाज की जटिलताओं, ये जो कहानी है समाज में जो जटिलताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसकी प्रतिक्रिया को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो हमारे जीवन और परंपराओं को प्रभावित करती है। और यहाँ पर ही आपका उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो भाई देख लो कितने पॉइंट किए हैं हमने, 5 पॉइंट किए हैं। अगर ये 5 पॉइंट आप लिख देते हैं तो आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। पहला भाई कौन सा? आर्थिक और सामाजिक स्थिति का प्रभाव। दूसरी बात की गई है समाज में समानता और स्वाभिमान की महत्ता। तीसरी समाज का उपेक्षात्मक रवैया। वही चौथा बिंदु है किसान जीवन की कठिनाइयों को उजागर करना भी इस कहानी का उद्देश्य है। और 5वां बिंदु है जिसमें कहा गया है आध्यात्मिक और मानसिक संघर्ष। ठीक है, इन 5 बिंदुओं को भी लिख देंगे, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं। और ऐसे ही सेम आपका सारांश में भी है, सारांश में भी आप 5 बिंदुओं को, 6 बिंदुओं को लिख देंगे, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, तो आई होप कि आप सभी को ये जो कहानी है बलिदान प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई, ये सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर सारांश और उद्देश्य दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। बस आपको करना क्या है, इसे जितना हो सकता है पढ़ो, रिवाइज करो, और उसके बाद 1 बार 2 बार 3 बार आप इसके उत्तर को लिखकर देखने की कोशिश करो, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और एग्जाम में अगर आता है तो भैया लिख कर आना, कह देना भैया एग्जामिनर को बोल देना, क्वेश्चन को बोल देना पढ़ के आए हैं भैया, टेंशन ना ले। तो यही करेंगे हम सबसे पहले, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। और लास्ट में एक बहुत प्यारी सी स्माइली, भाई स्माइली जो है वो कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। चलिए भाई, तो अब सभी साथी ख्याल रखें, ध्यान रखें। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।